हाय फ्रेंड्स, हम संघवाद चैप्टर लेके आए हैं। जैसा कि आप जानते हो, संघवाद चैप्टर किससे है? पॉलिटिकल साइंस से है। पॉलिटिकल साइंस जो पूछा जाता है वो टीचिंग एग्जाम में पूछा जाता है, पीसीएस के एग्जाम में पूछा जाता है, आईएएस के एग्जाम में भी आता है। तो वो हाई लेवल का होता है, ठीक है। जैसे एसआई का पेपर दे रहे हो, एसएससी का पेपर दे रहे हो, पुलिस का पेपर दे रहे हो, उसमें भी आता है। तो ये थोड़ा थ्योरेटिकल टाइप में है, तो यह टीजीटी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। किसके लिए? टीजीटी के लिए, ठीक है। खास करके यूपी टीजीटी, DSSB, केवीएस, एनबीएस का जो होता है उसमें आएंगे, ठीक है। कुछ अगर आप तैयारी करना चाहते हो कि हमारा जो एग्जाम गलत ना हो एग्जाम में, तो आप देख सकते हो इस वीडियो को। तो हम बढ़ते हैं संघवाद की तरफ। संघवाद क्या होता है? फेडरलिज्म होता है। क्या कहलाता है? फेडरलिज्म। फेडरलिज्म का अर्थ होता है समझौता या अनुबंध होता है। संघवाद के कितने भाग होते हैं? संघवाद के मुख्यतः दो भाग होते हैं। कौन कौन से? एक सहकारी संघवाद, एक प्रतिस्पर्धी संघवाद। सहकारी संघवाद को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं। और प्रतिस्पर्धी संघवाद को कॉम्पिटिटिव फेडरलिज्म कहते हैं, ठीक है। बढ़ते हैं आगे। तो सहकारी संघवाद कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के बारे में बात करेंगे। सहकारी संघवाद से तात्पर्य क्या होता है? सहकारी संघवाद का तात्पर्य है कि यह वह संघवाद है जिसके गठन केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोग की भावना के आधार पर हुआ है, ठीक है। किसके भावना के आधार पर हुआ है? तो केंद्र और राज्य की सहयोग की भावना के आधार पर हुआ है सहकारी संघवाद। सहकारी संघवाद की विशेषता क्या होती है? तो इसमें राष्ट्रीय नीतियों के निर्माण से लेकर उनके क्रियान्वयन तक राज्यों की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। यानी सहकारी संघवाद में केंद्र के साथ किसकी भागीदारी सुनिश्चित की जाती है? तो राज्य की भागीदारी सुनिश्चित की जाती है। दूसरी विशेषता, संविधान कुछ ऐसे प्रावधान किए जाते हैं, संविधान के द्वारा कुछ ऐसे प्रावधान किए जाते हैं जिसके चलते केंद्र सरकार को राज्यों के सहयोग करने हेतु केंद्र बाध्य होता है। अब बात करेंगे प्रतिस्पर्धी संघवाद। प्रतिस्पर्धी संघवाद क्या कहलाता है? तो प्रतिस्पर्धी संघवाद से तात्पर्य होता है ऐसा संघवाद जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य लंबवत संबंध होता है। क्या होता है? लंबवत संबंध होता है। लंबवत संबंध मतलब ऐसे हो जाता है और एक दूसरे के द्वारा क्या हो जाएंगे? प्रतिद्वंदी हो जाएंगे, और वे आपस में क्या होते हैं? प्रतिद्वंदियों की भावना से होते हैं, ठीक है। भारत में स्थिति, तो भारत में जो स्थिति है संघवाद की, उसके बारे में बात करें तो भारत में 1991 में आर्थिक सुधारों के पश्चात प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा मिला है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पूछ देगा ये क्वेश्चन, यहाँ से बन सकते हैं कि भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा कब से मिला है? तो भारत में प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा 1991 से मिला है। कब से मिला है? 1991 से मिला है, जब आर्थिक सुधार किया गया था। तो आप कहोगे एक बार कि प्रतिस्पर्धी संघवाद होता क्या है? तो प्रतिस्पर्धी संघवाद वह संघवाद है जिसमें केंद्र और राज्य के मध्य क्या होता है? लंबवत संबंध होते हैं, ठीक है, जो आपस में प्रतिद्वंदियों की भावना विकसित कर। लेकिन संविधान के किसी अनुच्छेद में ऐसे प्रावधान नहीं है। अभी हमने पढ़ा कि संविधान में प्रावधान कर दिए जाते हैं कि केंद्र के लिए मजबूरी हो जाती है कि वह राज्य को सहायता करेगा, ठीक है। और प्रतिस्पर्धी की बात करें तो प्रतिस्पर्धी संघवाद 1991 बाद देखने को मिलता है, लेकिन प्रतिस्पर्धी संघवाद का कोई भी बात संविधान में वर्णित नहीं है। भारतीय संघवाद की प्रकृति क्या है? भारतीय संघवाद की प्रकृति के बारे में बात करें तो क्या है? तो मूल संघवाद जो है वो किसका है? फेडरलिज्म से बना है। मूल संघवाद किससे बना है? फेडरलिज्म से बना है, जिसका अर्थ होता है समझौता या अनुबंध। स्रोत, भारत में संघात्मक व्यवस्था कनाडा के संविधान से लिया गया। यानी कि भारत में जो संघवाद की भावना है या संघात्मक शासन की बात की जाती है भारत में, तो यह प्रावधान कहाँ से लिया गया? तो यह प्रावधान कनाडा से लिया गया, ठीक है। यूनियन की बात की जाएगी तो यूनियन की बात जो भारत में की जाती है उसका संविधान का प्रारूप कहाँ से लिया गया है? तो कनाडा से लिया गया है। संविधान में उल्लेख क्या है? तो संविधान के अनुच्छेद में उल्लेख है कि इंडिया दैट इज भारत, जो कि राज्यों का संघ होगा। संविधान में लिखा हुआ है, संविधान में क्या लिखा है? इंडिया दैट इज भारत, जो कि राज्यों का क्या होगा? संघ होगा। संघ के लिए यूनियन शब्द काम में लिया गया, जिसका अर्थ है संघ के लिए भारत में किसका काम लिया गया? तो यूनियन शब्द का बात लिया गया। किसको? भारत में यूनियन शब्द। अगर इंग्लिश में पूछेगा कि भारत में फेडरलिज्म का प्रयोग हुआ है या यूनियन का प्रयोग हुआ है, तो भारत में किसका प्रयोग हुआ? तो भारत में संघवाद के लिए यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ। किसके शब्द का प्रयोग हुआ है? यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है, ठीक है। तो इसके लिए तो जिस यूनियन शब्द का प्रयोग हुआ है भारत में, उसका अर्थ क्या है? तो पहला, संघ का गठन राज्यों के समझौतों का परिणाम नहीं है, यानी कि जो संघ बना है वो राज्यों का समझौता नहीं है, ठीक है। दूसरा, राज्य संघ से ही अलग होने की शक्ति नहीं रखते, यानी कि भारत का जो राज्य है वह संघ से अलग नहीं हो सकता है। यह यूनियन का मतलब कहता है कि जो भारत का राज्य है वह संघ से अलग नहीं हो सकता है, ठीक है। यह बात कही गई है, किसमें? संविधान में कही गई है यह बात। अर्थात भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। यह भी क्वेश्चन पूछ देता है कि भारत क्या होगा? भारत विनाशी राज्यों का अविनाशी संघ होगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार क्या कहा गया? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुसार कि भारत में साधारण काल में राज्य अधिक प्रभावी है, जबकि आपातकालीन परिस्थितियों में केंद्र को अधिक शक्तियां प्रदान की गई है। पूछ देगा। अंबेडकर ने कहा है
ठीक है, यह बात किसने कहा? अम्बेडकर ने कहा है। कौन सी बात? कि भारत में साधारण काल में राज्य जो होगा अधिक प्रभावी होगा, लेकिन जब आपातकाल की परिस्थिति आ जाएगी उस समय राज्यों में भी सबसे अधिक पावर किसके पास होगा? तो केंद्र के पास होगा। ठीक है, इसलिए इसे अर्धसंघात्मक या परिसंघात्मक की व्यवस्था भी कहा जाता है। यानी यह पूछ लेगा कि भारत का जो संघ है या संघात्मक की बात होती है, यूनियन की बात होती है, तो उसको अर्धसंघात्मक और परिसंघात्मक व्यवस्था क्यों कहा जाता है? क्यों? क्योंकि अगर सामान्य स्थिति है तो राज्य पावरफुल है, अगर आपातकालीन स्थिति लग जाता है तो केंद्र पावरफुल हो जाएगा। तो यह बात क्या कहलाएगी? अर्धसंघात्मक या परिसंघात्मक व्यवस्था कहलाती है। भारतीय संघ में जो यूनियन की बात की गई उसकी प्रवृत्ति के बारे में बात करें तो भारतीय संविधान में संघात्मक एवं एकात्मक जैसे शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, यानी कि भारतीय संविधान में किसका उल्लेख नहीं किया? ना तो संघवाद संघात्मक का उल्लेख किया गया और ना ही एकात्मक का उल्लेख किया गया। पूछता है ये क्वेश्चन कि संघात्मक और एकात्मक का संविधान में उल्लेख किया गया है, तो आप आंसर क्या दोगे? नहीं। आप आंसर दोगे नो। नहीं, संविधान में संघात्मक और एकात्मक का उल्लेख नहीं किया गया है। ठीक है, यानी शब्दों का उल्लेख नहीं किया गया, लेकिन संविधान की विशेषताओं से स्पष्ट होता है कि एकात्मक के साथ संघीय झुकाव अधिक है। ठीक है, यानी कि जब हम विशेषता के बारे में संघवाद की विशेषता को देखते हैं तो उसकी विशेषता से हमें क्या देखने को मिलता है? तो उसमें यह देखने को मिलता है कि झुकाव किसकी तरफ है? केंद्र की तरफ है। एकात्मक पावर दिखता है भारत में, विशेषता देखने को मिलता है, लेकिन एकात्मक की बात अगर संविधान में वर्णन की बात करें तो संविधान में वर्णन नहीं हुआ है, लेकिन अगर विशेषता जो देखने को मिलती है उसमें एकात्मक का परिपक्ष झलकता है। एस आर मुंबई बनाम कर्नाटक राज्य 1994। ठीक है, एस आर मुंबई बनाम कर्नाटक राज्य का विवाद कब हुआ है? 1994 में। वो ये भी पूछ देता है कब हुआ है? तो 1994। एस आर मुंबई बनाम कर्नाटक राज्य। इस वाद में क्या कहा गया है? इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संघीय ढांचे को संविधान के मूल ढांचे में शामिल माना है। ठीक है, यानी सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा कि संघीय ढांचा, जो संघीय ढांचा की बात की जा रही है वो संविधान के मूल ढांचे में सम्मिलित माना है। किसने? सुप्रीम कोर्ट ने माना है। किस वाद में कहा है? तो एस आर मुंबई बनाम कर्नाटक राज्य कहा गया। उसमें लिखा नहीं है, लेकिन जो दर ब दर उसमें पॉइंट टू पॉइंट चीज़ें लिखा गया तो उसके आधार पर उन्होंने कहा कि ये बातें उसमें लिखी हुई है। संघात्मक शासन व्यवस्था की विशेषताओं के बारे में बात करें तो पहला क्या होता है संघात्मक शासन की विशेषता? तो इसमें होता है विषयों का बंटवारा। पहली विशेषता क्या है संघात्मक शासन की? तो पहली विशेषता है विषयों का बंटवारा। संविधान की 7वीं अनुसूची एवं अनुच्छेद 246 में, ठीक है, यहाँ ध्यान देना है, संविधान की 7वीं अनुसूची और संविधान का अनुच्छेद कौन सा है? तो अनुच्छेद 246 है। ठीक है, केंद्र व राज्य के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है। 7वीं अनुसूची सबको याद है, हम जानते हैं कि सबको याद है कि 7वीं अनुसूची जो है वह संघ और राज्य केंद्र और राज्य की शक्तियों के बंटवारों की बात करता है, लेकिन आर्टिकल बहुत लोग जन को याद नहीं है। तो आर्टिकल जो कितना है 246, आर्टिकल 246 और सूची कौन सी है? 7वीं अनुसूची क्या कह रही है कि संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य विषयों का बंटवारा किया गया है। दूसरा, विषयों को 3 सूचियों में बांटा गया है। ठीक है, 3 सूचियों में कौन कौन सी? संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। और यह जो 97 है यह सूची जो है मूल संविधान में शामिल है। ठीक है, 97 सूची जो है मूल संविधान में शामिल थी। वर्तमान में कितनी है? 100। संघ सूची की बात हो रही है। संघ सूची में जब संविधान बना था उस समय कितनी थी? 100 थी, लेकिन वर्तमान में कितनी इसमें विषय हैं? 100 विषय हैं। राज्य सूची में जब संविधान बना था उस समय कितनी सूची थी? 66 थी। वर्तमान समय में कितनी है? 61 है। समवर्ती सूची की बात करें तो जब संविधान बना था तो उस समय 47 थी, लेकिन वर्तमान समय में इसमें कितनी सूचियाँ विषय हैं? तो 52 विषय हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम याद कर सकते हैं। ठीक। दूसरा, राज्यसभा राज्यों का सदन। दूसरा क्या कर रहा है? राज्यसभा राज्यों का सदन। जैसे राज्यसभा राज्यों का सदन होता है जो केंद्र में राज्यों के हितों की पैरवी करता है। यानी राज्यसभा में राज्यों का सदन होता है जो केंद्र में किसकी पैरवी करता है? तो राज्यों के हितों की पैरवी करता है। यानी केंद्र की बात करेंगे, केंद्र में हम एक कौन कौन देखते हैं? तो एक लोकसभा होती है, एक राज्यसभा होती है। तो लोकसभा जो होती है अखिल भारतीय सेवाएं, तीसरे नंबर पे है अखिल भारतीय सेवाओं के बारे में। इसमें संघ और राज्य के बारे में बात होती है, संघात्मक के बारे में। ठीक है, इसमें आईएएस आईपीएस और आईएफएस आते हैं अखिल भारतीय सेवाओं में। क्या कह रहा है इसमें कि अखिल अखिल भारतीय सेवाएं भी भारत के संघात्मक शासन को मजबूत करती हैं। पहले तुम देख लिए कि राज्यों में जो सदन होते हैं राज्यसभा के वो राज्यों के हितों की पैरवी करती है। ठीक है, अखिल भारतीय सेवाएं भी भारत के संघात्मक शासन को मजबूत करती हैं। जैसे इन अधिकारियों से संबंधित लॉर्ड कर्जन द्वारा 1905 में टेन्योर सिस्टम या पदावधि व्यवस्था का सिद्धांत दिया गया था। यानी टेन्योर या पदावधि व्यवस्था का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया था? तो लॉर्ड कर्जन के द्वारा दिया गया था। कब दिया गया था? 1905 में। अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी केंद्र व राज्य दोनों के नियंत्रण में कार्य करते हैं, जो संघात्मक व्यवस्था को मजबूत करता है। संघात्मक शासन की विशेषता में चौथा पॉइंट क्या है? संघात्मक शासन की विशेषता में चौथा पॉइंट है संविधान की सर्वोच्चता। इसमें क्या कहता है कि भारत में संविधान की सर्वोच्चता को स्वीकार किया गया है। दूसरा, संशासन के सभी अंगों को
संविधान के अनुसार कार्य करना होगा। तीसरा, संविधान की सर्वोच्चता बनी रहे, इस हेतु न्यायपालिका को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है। चौथा, न्यायिक पुनरावलोकन से ही न्यायपालिका संघीय संतुलन को बनाए रखती है, यानी कि न्यायपालिका संघीय संतुलन को बनाए रखती है। किसके माध्यम से? तो न्यायिक पुनरावलोकन के माध्यम से। पांचवी विशेषता स्वतंत्र न्यायपालिका और छठवीं विशेषता है लिखित संविधान। किसके लिए? संघात्मक शासन की विशेषता के बारे में बात करें तो 6 पॉइंट्स हैं। अगला पॉइंट्स क्या है कि सहयोग के लिए संवैधानिक व वैधानिक निकाय। संघात्मक शासन के सहयोग के लिए संवैधानिक और वैधानिक निकाय कौन कौन से हैं? तो पहला है अंतर्राज्यीय परिषद। ठीक है, अंतर्राज्यीय परिषद का अनुच्छेद किसमें है? तो 263 अनुच्छेद में वर्णन किया गया है अंतर्राज्यीय परिषद का। 263 में पूछता है कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन की बात किसमें है? तो 263 अनुच्छेद में है। कब? 1990 में। गठन संविधान के अनुच्छेद 263 में प्रावधान किया गया है कि राष्ट्रपति अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कर सकेगा। इसमें वर्णित है तो 263 में। इतिहास की बात करें, अंतर्राज्यीय परिषद के इतिहास की बात करें तो क्या है, देखते हैं हम यहाँ पे। प्रशासनिक सुधार, प्रशासनिक सुधार में क्या कहा है? प्रशासनिक सुधार, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग 1966 में अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की मांग की गई थी। कब? 1966 में। अंतर्राज्यीय परिषद का इतिहास के बारे में बात करें तो इसके गठन की मांग की कब बात की गई थी? 1966 में, यानी 1966 में। दूसरा, लेकिन सरकारिया आयोग 1983 के आधार पे, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? सरकारिया आयोग का गठन किया गया था 1983 में। पूछता है क्वेश्चन, सरकारिया आयोग का गठन कब किया गया था? 1983 में किया गया था सरकारिया आयोग का गठन। किसके लिए किया गया था? तो अंतर्राज्यीय परिषद का गठन करने के लिए सिफारिश के आधार पे। इसकी पहली मांग कब की गई थी? तो 1966 में की गई थी। इस परिषद का गठन कब किया गया था? तो 1990 में किया गया था। किसके आधार पे? तो सरकारिया आयोग के आधार पे किया गया था। क्षेत्रीय परिषद, दूसरा बात करेंगे क्षेत्रीय परिषद के बारे में। क्षेत्रीय परिषद के गठन यानी जोनल काउंसिल का आधार क्या है क्षेत्रीय परिषद के गठन का? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के आधार पे क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। यानी कि अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कब किया गया था? 1990 में इसका गठन किया गया। किस आधार पे? 1983 के सरकारी आयोग पे। तो क्षेत्रीय परिषद का गठन किस आधार पे किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1993 के आधार पे। किसके आधार पे? बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा कि क्षेत्रीय परिषद का गठन किस आधार पे किया गया था? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के आधार पे किया गया था। गठन, प्रारंभ में 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। प्रारंभ में कितने परिषद का गठन किया गया था? तो 5 क्षेत्रीय परिषदों का गठन किया गया था। छठी परिषद का गठन कब हुआ था? 1971 में। उत्तर पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का गठन किया गया था। उत्तर पूर्वीय क्षेत्रीय परिषद का गठन कब किया गया था? 1971 में किया गया था। 6 क्षेत्रीय परिषदें कौन है वर्तमान में? 6 क्षेत्रीय परिषदें कौन सी हैं? तो उत्तर क्षेत्रीय परिषद, दक्षिण क्षेत्रीय परिषद, पूर्वी क्षेत्रीय परिषद, पश्चिमी क्षेत्रीय परिषद और मध्य क्षेत्रीय परिषद। इन सब का गठन कब किया गया था? यानी कि हम बात कर देंगे यहाँ से तो 4 हो जाएंगी। ये पूरब हो जाएगी, ये उत्तर हो जाएगी, ये दक्षिण हो जाएगी, ये पश्चिम हो जाएगी और ये मध्य वाली हो जाएगी। तो इन 5 परिषदों का गठन कब किया गया था? किसके आधार पे? तो राज्य पुनर्गठन आयोग 1953 के आधार पे किया गया था। ठीक है, तो 5 ऐसे। और छठी जो आरंभ की गई थी वह उत्तर पूर्वी क्षेत्र, ये वाली छठी की गई थी। ठीक है, ये कब की गई थी? 1971 में की गई थी। ठीक है, जिसे क्या कहा गया था? उत्तर पूर्वी क्षेत्रीय परिषद। राजस्थान में कितनी क्षेत्रीय परिषद में शामिल है? तो राजस्थान 30 क्षेत्रीय परिषद में शामिल है, क्षेत्रीय परिषद में शामिल है राजस्थान। अगला पॉइंट क्या कह रहा है? अध्यक्षता। किसकी अध्यक्षता के बारे में? तो क्षेत्रीय परिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष, क्षेत्रीय परिषद की बैठक की अध्यक्षता गृह मंत्री करता है। कौन करता है? गृह मंत्री करता है। ठीक है, सदस्य की बात करें तो संबंधित राज्य के मुख्यमंत्री इसके पदेन सदस्य के रूप में भाग लेंगे। यानी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में सदस्य कौन होगा? तो जहाँ पे बैठक की जाएगी, जिस क्षेत्रीय परिषद की बैठक की जाएगी जिस क्षेत्र की, तो उन क्षेत्रों के जो मुख्यमंत्री होंगे उनके सदस्य होंगे। ठीक है, बैठक कौन करता है क्षेत्रीय परिषद का? अध्यक्षता तो गृह मंत्री। उद्देश्य क्या होता है? किस उद्देश्य से क्षेत्रीय परिषद का गठन या बैठक की जाती है? तो केंद्र व राज्यों के मध्य सहयोगात्मक संबंध को मजबूती प्रदान करते हैं। तो यह पॉइंट था संघवाद से संबंधित, जो हमारे लिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम अगला टॉपिक लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे तो इससे आने वाली वीडियो आपको आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें क्वेश्चन बनने की संभावना क्या आता ही है इसमें से। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।